दोस्तों माजरत एपिसोड लेट हुई। दिलचस्प मज़ेदार एपिसोड बनाने में टाइम तो लगता है। इस सब दोस्त कमेंट में लाजमी बताओ रोज़ लॉन्ग एपिसोड चाहिए आ दो शॉर्ट एपिसोड। अगर आज वाली वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा हुआ तो आज 2 एपिसोड मिलेंगी इसलिए सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एपिसोड टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया। करिश्मा तो बच गई मगर रोहन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरे रोज शाम का अंधेरा फैलते ही मैं बंगले से निकल खड़ा हुआ। मैं अकेला था और पैदल ही था। मनीलाल के ठिकाने पर हमला करने के लिए मुझे 1-2 काबिल एतमाद आदमियों की जरूरत थी। शक्ति खत्म हो गया था। भालू इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चल गया था। पता नहीं वो जिंदा था आ पुलिस ने इसे तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। मिट्ठू जिंदा था। इसे तलाश कर लिया जाए तो मेरा काम बन सकता था। बंगले से निकलने से पहले जब मैंने देवी वगैरह को बताया कि कहाँ जा रहा हूँ तो उन तीनों ने कहा कि मिट्ठू वगैरह को तलाश करने की जरूरत नहीं, वो तीनों मेरे साथ जाने को तैयार हैं। मगर मैं मनीलाल जैसे चालाक और अय्यार दुश्मन के मुकाबले में औरतों की फौज को लेकर नहीं जाना चाहता था। मैं तकरीबन 2 घंटों तक शहर के ऐसे इलाकों में घूमता रहा जहां मिट्ठू के मिलने की तवक्को हो सकती थी और बिलाखिर वो बस स्टैंड के इलाके में नजर आ गया। पहले तो वो मुझे पहचान ना सका लेकिन मेरी आवाज सुनकर उछल पड़ा। तुम कहाँ गायब हो गए थे गुरु? हम तो पूरे शहर में तुम्हें ढूंढते फिर रहे थे। पूरा शहर मुझे ढूंढ रहा है मगर मैं इस शहर में ही हूँ, मैंने जवाब दिया। हाय, ये तो ठीक कहा तुमने। पूरा शहर तुम्हें ढूंढ रहा है और खास तौर पर इस शहर की पुलिस तो तुम्हारी तलाश में बड़ी सरगर्म है। हमें पता चल गया था कि 2 दिन पहले तुमने शक्ति को अस्पताल से उठाने की कोशिश की थी मगर इस बेचारे का टाइम पूरा हो गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शक्ति को उठाने की कोशिश की थी? मैंने कहा। इस जाली डॉक्टर और नर्स का जो हुलिया बताया गया था इससे हम भी समझ गए थे कि वो तुम्हारे और कोनाल के सिवा और कोई नहीं हो सकता और इस वक्त तो तुम्हारा हुलिया पहले से भी बहुत बदला हुआ है। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा फिर जल्द ही असल मौजू पर आ गया। मुझे तुम्हारे साथ एक और आदमी की जरूरत है, तुम्हारी तरह भरोसे का हो। मैंने कहा। वो चीकू है गुरु, जान लड़ा देने वाला है। मिट्ठू ने कहा। असलहे का क्या इंतजाम होगा? मैंने पूछा। पेट्रोल पंप के इलाके में एक आदमी है जिससे हर किस्म का सामान मिल सकता है मगर वो जरा महंगा है, मिट्ठू ने जवाब दिया। कितना महंगा? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। 30,000 रुपए में, मिट्ठू ने जवाब दिया। मैंने जेब से नोटों की एक गद्दी निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दी। ये 1 लाख रुपए हैं। मैंने कहा। 2 कलाशन ले लेना मगर इसे शुबा नहीं होना चाहिए कि किसी मकसद के लिए ले रहे हो। बहुत मोहतात होकर सौदा करना और परसों रात 9 बजे दिलवाला रोड पर शहर से 2 मील बाहर इस पिला पर मुलाकात होगी जहां संग मील भी लगा हुआ है। समझ गया गुरु, मिट्ठू ने नोटों की गद्दी जेब में ठूंसते हुए कहा। हम तो बजे से पहले ही पिला पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल तैयार। कोई और बंदा तो नहीं चाहिए? अभी बता दो। नहीं, तुम और चीकू, तीसरा कोई नहीं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, याद रखना परसों रात 9 बजे, मैंने कहा और मजीद कुछ कहे बगैर वहां से रुखसत हो गया। इसके बाद मैं तकरीबन 2 घंटों तक मुख्तलिफ बाजारों में घूमता रहा। एक औसत दर्जे के रेस्टोरेंट में बैठा चाय पी रहा था कि साथ वाली मेज पर बैठे हुए 2 आदमियों की बातें सुनने का मौका मिल गया। वो दोनों राना पैलेस के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि पानी की वजह से राना पैलेस का लाखों का फर्नीचर तबाह हो गया था और ठाकुर वर्धन सिंह के आदमी मनीलाल को तलाश करते फिर रहे थे। मनीलाल बहुत चालाक आदमी था। इसने अपने असल ठिकाने के बारे में ठाकुर वर्धन सिंह को भी नहीं बताया था। इसे शायद अंदाजा था कि ठाकुर वर्धन सिंह किसी वक्त किसी वजह से इसके खिलाफ हो सकता था और ये इत्तेफाक था कि इसके पैलेस में पानी भर गया था और वो मनीलाल का दुश्मन हो गया था। मनीलाल माउंट इबू में वाकई अकेला रह गया था। सरकार के बाज आला अफसरान भी इसके खिलाफ थे और वो खुफिया पनागाह में छुपा अपने तैयार किए हुए जहर को आखिरी टेस्ट से गुजारने में मसरूफ था। इसे यकीन था कि जब वो ये जहरीले इंजेक्शन सरकार को पेश करेगा तो सरकार इसके पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देगी। करिश्मा वाहिद हस्ती थी जो मनीलाल के ठिकाने के बारे में जानती थी। पहले तो तशद्दुद के बावजूद वो कुछ बताने को तैयार नहीं हुई थी लेकिन फिर हैरत अंगेज तौर पर इसने न सिर्फ मनीलाल का ठिकाना बता दिया था बल्कि इसके खिलाफ शदीद नफरत का इजहार किया था। इसके इस तर्स अमल पर मैं कुछ शुबहे में मुब्तला हो गया था। करिश्मा को राना पैलेस से गायब हुए 4 रोज हो चुके थे
मनी लाल भी मोहतात हो गया होगा। वो समझ गया होगा कि करिश्मा मेरे हाथ लग गई है। इसे जरूर ये शुबा होगा कि करिश्मा कहीं जुबान ना खोल दे और इसने जरूरी इंतजामात कर लिए होंगे। इसलिए मैंने इस पर आखिरी ज़र्ब लगाने से पहले 2 दिन का और गैप दे दिया था ताकि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो जाए और ये समझ ले कि करिश्मा तो कहीं गायब हो गई है, अगर मेरे हाथ लगी है तो इसने जुबान नहीं खोली। अगले 2 रोज तक मैं बंगले से बाहर नहीं निकला। ज्यादा वक्त उन हसीनाओं के साथ गुपशप में गुजारा। जब हम सब करिश्मा के कमरे में जमा होते तो मैं अपने आप को वाकई राजा अंदर समझने लगता, मगर मैं राजा अंदर नहीं तो इससे कम भी नहीं था। तहखाने में दौलत के अंबार लगे हुए थे और मेरे दाएं बारी दुनिया की 4 हुसैन तरीन लड़कियां मौजूद थीं। ये अलग बात थी कि महाराजा अंदर की तरह इतना बेशर्म नहीं था कि इतना सब होने के बाद और अजियतनाक हालात से गुजर कर उन चारों के साथ बैक वक्त रंग रलिया शुरू कर देता। हम करिश्मा के कमरे में होते तो वो दिलचस्प और सनसनीखेज बातें सुनाती रहती। इसकी बातों में मनीलाल का तज़किरा और इससे शदीद नफरत का इजहार होता। तीसरे रोज शाम 8 बजे के करीब में रवानगी के लिए तैयार हो गया और हसब मामूल मेरे साथ जाने के लिए कोनाल भी तैयार थी। मैंने रोहन के तहखाने से एक कलाशिन और एक हथियार निकाल लिया था। हथियार मैंने अपनी जेब में रखा और कलाशिन कोनाल के हवाले कर दी। करिश्मा को पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कावरी और देवी को हिदायत कर दी थी कि वो करिश्मा पर निगाह रखे। सुराफियत अस्पताल में पुलिस की नज़रों में आ चुकी थी, इसलिए इसे इस्तेमाल करना अब खतरे से खाली नहीं था। मैंने सफ़ेद टोयोटा कार निकाल ली थी। कोनाल ने पुसीजिंजर सीट पर बैठकर कलाशिन पैरों के करीब फुट सीट के नीचे रख ली थी। बंगले से निकलकर मैंने सदर बाजार और बस स्टॉप के इलाके का एक चक्कर लगाया और फिर कार का रुख होटल पैलेस की तरफ मोड़ दिया। पैलेस होटल दिलवाला रोड पर ही वाक़ था। होटल के सामने से गुजरते हुए मैंने कार का रुख शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। हम जल्द ही आबादी से बाहर निकल गए। मैंने कार की रफ्तार मजीद कम कर दी। 2 मील आगे इस पिला तक पहुंचने में मजीद 10 मिनट लग गए। इस वक्त सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैंने पिला के करीब कार रोकने का इरादा मुलतवी कर दिया और इसे सीधा आगे निकाल ले गया। सामने से आने वाली कार तेज रफ्तारी से हमारे करीब से गुजर गई। इसमें औरतें और बच्चे भरे हुए थे। वो लोग शायद जैन मंदिरों की तरफ से आए थे। मुमकिन है इबू रोड स्टेशन की तरफ से आ रहे हूँ, क्योंकि यही सड़क इस तरफ भी जाती थी। कुछ आगे जाकर मैंने यूटर्न लिया और कार को तेजी से दौड़ाता हुआ पिला के करीब पहुंच गया। वहां मुझे एक बार फिर यूटर्न लेना पड़ा था। यूटर्न लेते ही मैंने कार रोक ली और नीचे उतरकर हेडलैम्प्स की रोशनी में आ गया ताकि करीब ही टीलों में छुपे हुए मिट्ठू और चीकू मुझे देख लें, और फिर ठीक 1 मिनट बाद दोनों टीलों से निकलकर सामने आ गए। 7 चट्टानें थीं। सामने से अगर कोई साइकिल सवार आ जाता तो गुजरना मुश्किल हो जाना। बिलाखिर वो खंडर नजर आ गए। मैंने कार एक तरफ चट्टान के करीब रोक ली और इंजन बंद करके बत्तियां भी ऑफ कर दी। हम तकरीबन 5 मिनट तक बेहिस्सो हरकत कार में बैठे रहे। मैं ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि खंडरों की निगरानी तो नहीं हो रही, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ कोई नहीं था। अगर कोई होता तो किसी रद्द अमल का इजहार ज़रूर होता। मैंने मिट्ठू और चीकू को इशारा किया और हम नीचे उतर आए। दरवाज़ा खोलने और बंद करते वक्त बड़ी एहतियात से काम लिया गया था ताकि कोई आवाज़ पैदा ना हो सके। मंदिर का वो चौखट्टा मीनार तकरीबन 60 फुट बुलंद था। मीनार पर काई जमी हुई थी और कई जगहों से ईंटें उखड़ी हुई थीं। रात के वक्त समत का अंदाज़ा लगाना दुश्वार था, मगर वो चट्टान नजर आ गई जिसके बारे में करिश्मा ने बताया था। इसके आगे एक शिकस्ता 4 दीवारी भी थी। हम दबे कदमों चलते हुए इस 4 दीवारी में दाखिल हो गए। आसार बता रहे थे कि वो कमरा बहुत वसी व अरीज रहा होगा। चट्टान का दूसरा हिस्सा हमवार था और इस चट्टान को कमरे की एक दीवार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस चट्टान की माहियत देखते हुए इसके साथ तामीर किया गया था। चट्टान में वो खूह ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक आदमी बमुश्किल अंदर दाखिल हो सकता था, लेकिन इससे आगे जगह काफी कुशादा थी और 5-6 आदमी आसानी से खड़े हो सकते थे। मैंने इस खूह में दाखिल होते हुए जेब से पेंसिल टार्च निकालकर रोशनी की और इस महदूद रोशनी में जायजा लेने लगा। इस खूह के आखिर में दीवार के साथ काले रंग का एक तकरीबन 2 फुट ऊंचा और 1 फुट गोलाई के हजम का पत्थर पड़ा हुआ था। फिर ऊपर से किसी गंजे सर की तरह गोल और चिकना था। इसके सामने वाले रुख पर सफेद रंग से आंखें और मुंह की तरह का निशान बना हुआ था। पेशानी पर भी कुश्ते की तरह 3 सफेद लकीरें थीं। मैं हिंदू धर्म को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये अजीब थे। सैकड़ों भगवान थे। उनके हर भगवान की हजारों किस्म की मूर्तियां तुम्हें और कहीं तो पत्थर पर रंग से नक्श उभार कर ही इसे भगवान मान लिया। काले रंग का ये पत्थर भी शायद कोई बुत था।
कोणाल और मिट्ठू भी अंदर आ गए थे, जबकि चीकू कलाशन संभाले खूह के दहाने ही पर रुक गया। मैंने मिट्ठू को इशारा किया, इसने कलाशन मेरे हाथ में थमा दी और पत्थर पर झक गया। क्षमा करना प्रभु, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। इसने बुड़बुड़ाते हुए वो पत्थर उठाकर एक तरफ रख दिया। इसके नीचे एक छोटे से गड़े में एक आहनी कुंडा लगा हुआ था। मेरे इशारे पर मिट्ठू इस कुंडे को पकड़कर खींचने लगा। चट्टानी दीवार का एक हिस्सा आवाज पैदा किए बगैर अपनी जगह से दाएं तरफ हरकत करने लगा। मैंने मिट्ठू की कलाशन इसके हवाले कर दी और हरकत करती हुई दीवार को देखने लगा। दीवार में इतना खला पैदा हो गया कि 2 आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकते थे। हम इस खला के दाएं बारी बेहिस्सो हरकत खड़े किसी रद्द-ए-अमल का इंतजार करने लगे। 1 मिनट गुजर गया मगर कुछ नहीं हुआ। मैंने खला में झांक कर देखा, दूसरी तरफ गहरी तारीकी थी। मैंने पेंसिल टार्च जलाई और इसकी रोशनी में जायजा लेने लगा। इस खला के अंदर ढलान सी थी। मैं कोणाल और मिट्ठू वगैरह को इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया और टार्च की रोशनी में अंदर की तरफ से दीवार का जायजा लेने लगा। इस तरफ भी जमीन में एक आहनी कुंडा लगा हुआ था। मैं दूसरे हाथ में पिस्तौल संभाले दीवार के साथ साथ मोहतात अंदाज में ढलान पर आने लगा। तकरीबन 10 फुट नीचे जाकर ये रास्ता दाएं तरफ मुड़ गया था। मैंने दीवार की आल से झांक कर देखा। इस तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं और उनसे आगे कोई कमरा था जहां मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैंने टार्च बुझा दी और अपने साथियों को इशारा करते हुए मोहतात अंदाज में सीढ़ियां उतरने लगा। अब मुझे फत फत की बहुत हल्की सी आवाज भी सुनाई देने लगी, जैसे इस कैद खाने के किसी कोने में कोई छोटी मशीन चल रही हो। वो खासा वसी हाल था। एक तरफ 2-3 मेजें लगी हुई थीं जिन पर कुछ चीजें रखी हुई थीं। वो 4 आदमी थे जो उन मेजों के करीब खड़े थे। उनमें एक को तो मैंने फौरन ही पहचान लिया। वो काली पंडित था। 2 के चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। चौथा मेज पर झुका हुआ था। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी, लेकिन मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मनीलाल था। आखिरी सीढ़ी फर्श से तकरीबन 3 फुट ऊंची थी। मैं छलांग लगाकर नीचे उतरा तो देब की आवाज उभरी। वो चारों बैक वक्त इस तरफ घूम गए। वो चौथा आदमी मनीलाल ही था। वो सीधा हुआ तो मेज पर रखी हुई वो चीज तभी मेरी नजरों में आ गई जिस पर वो झुका हुआ था। वो शीशे की एक मुअत्तली थी जिसमें सब्जी माइल पीले रंग का सयाल भरा हुआ था। मनीलाल की आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। मेरी तरफ देखते हुए इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पदे आर्य महाराज, इसके लहजे में तंज था। मुझे शुबा था कि तुम यहाँ तक जरूर पहुंचोगे, तो तुम आ तो गए हो, मगर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। ये समझो कि तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ ले आई है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका मनीलाल, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। कोणाल और मिट्ठू वगैरह भी आगे आ गए थे। उन तीनों ने कलाशन तान रखी थीं। तुमने मासूम और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए जो मंसूबा तैयार किया था, तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी लाश को इस जहर से गुस्ल दूंगा जो तुमने दूसरों के लिए तैयार किया है। वो तुम्हारी भूल है मूर्ख, मनीलाल ने हल्का सा कहका लगाया। दुनिया का कोई जहर मुझ पर असर नहीं कर सकता और दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब भी इस खुशफहमी में हो, मैंने कहा। तुम तक पहुंचने के लिए तो मैंने बड़े जतन किए हैं। 2 मर्तबा मेरे हाथों से बच निकले हो, लेकिन आज तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है। मेरे इशारे पर मिट्ठू वगैरह ने काली पंडित और इसके दोनों साथियों को नाली की जद पर लेकर मेजों से दूर हटा दिया। मैं मनीलाल के करीब पहुंच गया। कोणाल मेरे साथ थी। इसने मनीलाल को अपनी नाली की जद पर ले रखा था। मेज पर तकरीबन 2 दर्जन सरिंजें रखी हुई थीं, जिनमें से कुछ इस जर्दी माइल सयाल से भरी हुई थीं और कुछ खाली थीं। मेरा मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, मनीलाल ने कहा। ये सरिंजें सरकार को भेज दी जाएंगी और वो अपने तौर पर इस इंजेक्शन की आजमाइश करेंगे और इसके फौरन बाद इसकी बाकायदा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और 1 महीने के बाद तुम्हारी कौम पर जो अजाब नाजिल होगा, इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें, मैंने कहते हुए एक भरी हुई सरिंज उठा ली। ये सब तुम्हारे साथ यहीं खत्म हो जाएगा मनीलाल। ये तहखाना तुम्हारा मकबरा बनेगा। और मैं सरिंज मनीलाल के बाजू की तरफ बढ़ाने लगा। तुम कहते हो कि दुनिया का कोई जहर तुम पर असर नहीं कर सकता। मैं जरा देखना चाहता हूं कि तुम्हारा तैयार किया हुआ ये जहरीला इंजेक्शन तुम पर असर करता है या नहीं। अगर ये जहर असर ना कर सका तो हथियार की पुड़िया जरूर करेगी। मनीलाल की आंखों में खौफ उभर आया। वो एक कदम पीछे हटा, मगर कोणाल ने कलाशन की नाल इसकी पुश्त से लगा दी और फिर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मनीलाल बड़ी तेजी से नीचे झुका। इसने झुकते हुए मेरे पेट पर सरसरी जर्ब मारने की कोशिश की थी। मैं इससे भी ज्यादा तेजी से एक तरफ हिट गया। मनीलाल अपनी ही झोंक में मुंह के बिल गिर पड़ा। मनीलाल ऐसा शरीफ आदमी नहीं था कि इतनी आसानी से गिरफ्त में आ जाता।
मुझे तवक्को थी कि वो हरकत जरूर करेगा, इसलिए मैं भी खासा मोहतात था। मनीलाल जैसे ही मुंह के बिल गिरा, मैंने तेजी से घूमकर एक जोरदार ठोकर इसके शोल्डर ब्लेड पर रसीद की। इसका मुंह फर्श से टकराया और वो कर रहा। मैंने इसके शोल्डर ब्लेड पर एक और ठोकर जमा दी। इसकी पेशानी एक बार फिर फर्श से टकराई, लेकिन इस मर्तबा वो फौरन पलटकर सीधा हो गया। कोणाल ने तेजी से आगे बढ़कर इसके सीने पर कलाशिन तान दी। अब अगर तुमने हरकत की तो सारी सीने में उतार दूंगी। कोणाल के हल्क से बली जैसी गुर्राहट निकली। मैंने घूम कर देखा, काली पंडित और इसके दूसरे साथियों ने भी अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की थी, मगर मिट्ठू और चीकू ने उन्हें संभाल लिया था। मैं झुक कर मनीलाल के सामने बैठ गया। इसका पेट नंगा था। तुमने पूजा के पेट में इंजेक्शन लगाया था ना? मैंने मनीलाल की तरफ देखते हुए कहा। इसलिए मैं तुम्हारे भी पेट ही में इंजेक्शन लगाऊंगा और फिर देखूंगा कि ये जहर तुम पर असर करता है या नहीं। मनीलाल के चेहरे पर खौफ के साए गहरे होने लगे। इसने झूठ कहा था कि कोई जहर इस पर असर नहीं करेगा। ये इंजेक्शन इसका तैयार किया हुआ था और वो जानता था कि इसके खून में शामिल हो जाने के बाद इस जहर का एक कतरा इसका वही हशर करेगा जो पूजा का हो चुका था। वो अपनी जगह पर कसमसा। कोणाल ने कलाशिन की नाल इसकी पेशानी पर रख दी। इसके साथ ही वो गुर्राई। अब अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो इंजेक्शन से पहले इस कलाशिन की पुड़िया तुम्हारा खात्मा कर देगी। मनीलाल के चेहरे पर मौत के साए लहराने लगे। मेरे हाथ में पकड़ी हुई सरिंज की सुई इसके पेट से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थी कि तह खाने की फिजा गूंज उठी। माने, मनीलाल को छोड़ दो और तुम लोग हथियार फेंक कर अलग खड़े हो जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। और चीकू ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की थी, मगर इस लम्हा इसके मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो थेर हो गया। 2-3 पुड़ियों ने इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। तुम लोग मेरी नाली की जद पर हो। वो आवाज दोबारा सुनाई दी और इस मर्तबा में चौंक गया। अपने फेंक दो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। मैंने कोणाल को इशारा किया। इसने मनीलाल की पेशानी से नाली हटा ली। मेरा हाथ भी खुद बखुद पीछे हिट गया था और फिर इस लम्हा मनीलाल ने लेटे ही लेटे मेरे सीने पर पूरी कुव्वत से लात रसीद कर दी। मैं कराहता हुआ पीछे उलट गया। सरिंज और हथियार भी मेरे हाथ से दूर जा गिरे थे। बाजी पलट गई थी। चीकू खत्म हो गया था। काली पंडित और इसके साथियों ने हमें नाली की जद पर ले लिया और सरिंज अब मनीलाल के हाथों में थी। मैंने गर्दन घुमा कर देखा। तहखाने की आखिरी सीढ़ी पर करिश्मा नाली ताने खड़ी थी। पहले जब मैंने आवाज सुनी थी तो कुछ चौंका था, मगर इस वक्त करिश्मा का ख्याल जहन में नहीं आया था। इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। इसे जख्मी हालत में पंडित रोहन के बंगले पर छोड़कर आया था। कांवरी और देवी इसकी निगरानी के लिए मौजूद थीं और मैंने कांवरी को खास तौर पर हिदायत की थी कि वो करिश्मा का ख्याल रखें। और अब करिश्मा को अपने सामने देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। दिमाग में धमाके से होने लगे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर हकीकत को झुटलाना भी मुमकिन नहीं था। वो करिश्मा ही थी जिसने इस वक्त कांवरी का शब खाबी का एक थीला थाला सा लिबास पहन रखा था। अब तक तो तुम बहुत जहानत का सबूत देते आए थे माने, करिश्मा मेरी तरफ देखते हुए कह रही थी, लेकिन बिलाखिर अक्ल तुम्हारा साथ छोड़ ही गई। तुमने मेरे पाँव के अंगूठे का नाखून अखाड़ा। इस वक्त मुझे जो अजियत उठानी पड़ी वो मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैंने तुम्हें मनीलाल के बारे में कुछ नहीं बताया और मेरे साथ पंडित रोहन के वहशियाना सलूक के बाद मैंने तुम्हें पूछे बगैर इसका ठिकाना बताया। मैंने जो जुल्म की दास्तान सुनाई थी, तुमने इस पर यकीन कर लिया और मुझे यकीन था कि तुम जब यहाँ आओगे तो मुझे बंद करने की बजाय उन लड़कियों में से किसी को मेरी निगरानी के लिए छोड़कर आओगे। तुमने ये तो जरूर सोचा होगा कि शायद यहाँ के बारे में मेरी इत्तला गलत हो, आदमियों की तादाद के बारे में धोखा देने की कोशिश की गई हो, मगर तुमने ये भी नहीं सोचा होगा कि मैं खुद तुम्हारे पीछे यहाँ पहुंच जाऊंगी। हाँ, ये वाकई नहीं सोचा था, मैंने जवाब दिया। तुम अगरचे शदीद जख्मी थीं और मेरे ख्याल में कई रोज तक बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं थीं, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरा वास्ता तुम जैसी अय्यार तरीन औरत से है। मुझे नहीं मालूम तुमने कांवरी और देवी के साथ किया सलूक किया है। वैसे तुमसे किसी भलाई की तवक्को तो हरगिज नहीं की जा सकती। वो दोनों जिंदा हैं, करिश्मा ने जवाब दिया। देवी को मैंने हाथ बांध कर डाल दिया था और कांवरी वो भाग गई। जब मैं देवी को काबू में करने की कोशिश कर रही थी तो वो मौका से फायदा उठाकर खिसक गई। मैंने इसे पूरे बंगले में तलाश कर लिया, तहखाने में भी देख लिया, इसका कोई सुराग नहीं मिला। वो अपनी जान बचाकर भाग गई और तुम जानते हो अपनी जान सबको प्यारी होती है। बहरहाल वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। इसके चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। वो पता नहीं किस तरह यहाँ तक पहुंची थी और इस वक्त शायद वो खड़े रहने में भी तकलीफ महसूस कर रही थी।
बहरहाल अब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। तुमने हमारी तवक्को से बढ़कर यहाँ तबाही और बर्बादी फैलाई। अगर तुम्हें कादुरी और पंडित रोहन जैसे गद्दारों की मदद न मिलती तो पहले ही रोज तुम्हारा किस्सा तमाम हो चुका होता। मगर दुख की बात यह है कि तुम्हें कदम कदम पर गद्दारों का सहारा मिलता रहा और तुम हमारे खिलाफ कामयाबियां हासिल करते रहे। हमारे कुछ अहम आदमी भी तुम्हारे हाथों मारे गए। अगर तुम बचकर निकल जाते तो मुझे अफसोस होता, लेकिन बहरहाल आज हमारे दोनों मिशन पूरे हो गए। तुम भी हमारे काबू में आ गए और मनीलाल का मिशन भी पूरा हो गया। यूं तो मनीलाल अपने तैयार किए हुए इंजेक्शन कैंप में जिंदा बच जाने वाले चंद आदमियों पर आजमा चुका है, मगर इसकी आखिरी आजमाइश आज तुम पर और तुम्हारे साथियों पर की जाएगी। मनीलाल, क्या देख रहे हो? तुम्हारा शिकार, तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारे सामने है। इसने आखिरी अल्फाज मनीलाल को मुखातिब करके कहे थे, और इसने जिस अंदाज में मनीलाल को मुखातिब किया था, इस पर मैं चौंक के बगैर नहीं रह सका था। लगता था मनीलाल इसका कोई मातहत हो। यस मैडम, मनीलाल बोला। मैं एक बार फिर चौंक गया। तुम्हें हैरत हो रही होगी, करिश्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मनीलाल दूसरे के लिए हुआ करता है, लेकिन मेरे लिए इशारों पर चलने वाला कुत्ता। तुम्हें चूंकि अब खत्म हो जाना है, इसलिए तुम्हें ये राज भी बता रही हूं कि जहरीले इंजेक्शनों वाला मंसूबा मेरे ही ज़हन की पैदावार था और मनीलाल मेरे ही हुक्म पर इस मंसूबे पर काम कर रहा था। इसका मतलब है कि कोई बहुत ऊंचा खेल खेला जा रहा है। मैंने कहा। करिश्मा के इस इंकिशाफ पर मुझे शदीद हैरत हुई थी। हाय, ये वाकई ऊंचा खेल है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेगा, करिश्मा ने जवाब दिया। इसने दूसरे दो आदमियों को इशारा किया। उन दोनों ने अचानक ही आगे बढ़कर मुझे हाथों से गिरफ्त में ले लिया। करिश्मा मनीलाल की तरफ मुतवज्जे हो गई। मनीलाल, अपना काम मुकम्मल करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे पास वाकई ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि चंद लम्हों बाद तुम्हारा अंत होने वाला है। सीढ़ियों के ऊपर से ये आवाज सुनकर सब ही उछल पड़े थे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो कांवरी थी जो कलाशिन लिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ी थी। अपने हथियार फेंक दो वरना सबको भून कर रख दूंगी। कांवरी के मुंह से निकलने वाली गुर्राहट बड़ी खौफनाक थी। करिश्मा की आंखों में उलझन सी तीर गई। इसने नाली फेंक कर अपने साथियों को इशारा किया। दोनों आदमी मुझे छोड़कर पीछे हिट गए। काली पंडित ने अचानक ही एक तरफ उछलते हुए सीढ़ियों की तरफ निशाना खोल दिया। इसकी चलाई हुई तो कांवरी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, अलबत्ता कांवरी की नाली से निकलने ने इसे थेर कर दिया। तहखाने में दूसरी मर्तबा चली थीं। दो आदमी थेर हुए थे। मेरा ख्याल था कि ऐसी संगीन सूरत हाल देखकर कोनाल हसब मामूल कांपना शुरू कर देगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब इसने लपक कर अपनी कलाशिन उठा ली और इसे नाल की तरफ से पकड़कर लत की तरह धुमाया। कलाशिन का बत मनीलाल के कंधे पर लगा। मनीलाल चीखता हुआ मुंह के बिल फर्श पर गिरा। सरिंज इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी थी। कोनाल ने मनीलाल को संभलने का मौका दिए बगैर इस पर हमले जारी रखे। वो कलाशिन के बत से इस पर ज़रबें लगा रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। इस पर जुनून सा तारी हो रहा था। हैरत तो मुझे मनीलाल पर भी हो रही थी। वो देव कामत आदमी था। बात करता तो दूसरे का कलेजा दहुल जाता था। इसके नाम की इतनी दहशत थी कि लोग थर थर कांपने लगते थे। मेरा 2-3 मर्तबा इससे आमना सामना हो चुका था। इसे देखकर लगता था जैसे जमीन का खुदा यही हो, लेकिन अब वो एक औरत से चूहे की तरह पेट रहा था और कोई मुजाहमत करने के बजाय अपने आप को बचाने के लिए जमीन पर उधर उधर लूट रहा था। और मैंने एक मर्तबा पहले भी कहा था कि ऐसे सफ़ाक दरिंदा सिफत और हवस परस्त लोगों की ताकत अपने आप में नहीं, उन गरोहों में होती है जो उनके गिर्द हिसार बनाए रहते हैं। वो अपने हाथों पैरों को हरकत नहीं देते, दूसरों को हुक्म देते हैं, और जब खुद काबू में आ जाते हैं तो गुब्बारे की तरह उनकी सारी हुआ निकल जाती है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कोनाल एक और ज़रब लगाते हुए चख उठी। मेरा शक्ति तुम्हारी वजह से मारा गया। मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। और फिर इसने झककर फर्श पर पड़ी हुई सरिंज उठा ली और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, कोनाल ने नीडल मनीलाल के पहलू में पैवस्त कर दी और पूरी कुव्वत से सरिंज का पिस्टन दबा दिया। मैं उछलकर कोनाल की तरफ लपका, मगर वो अपना काम कर चुकी थी। इसी लम्हा मनीलाल के मुंह से खौफनाक चीख निकली। वो अपनी जगह से उछला और फिर मुझे गिरा। इसने मुझे बलफ करने की कोशिश की थी कि दुनिया का कोई जहर इस पर असर नहीं कर सकता। ये जहरीला इंजेक्शन इसका तैयार किया हुआ था और आखिरकार खुद इसका शिकार हो गया था। तहखाना मनीलाल की चीखों से गूंज रहा था और वो गेंद की तरह जमीन पर उछल रहा था। मैंने करिश्मा की तरफ देखा। इसके चेहरे पर मौत का खौफ तारी हो गया था। आंखें वहशत से फटी पड़ी थीं। दूसरे दोनों आदमियों को मिट्ठू ने कलाशिन की जद पर ले रखा था। वो भी खौफ से थर थर कांप रहे थे।
मैं एक बार फिर मनीलाल की तरफ देखने लगा। अब वो पहले की तरह ज्यादा नहीं उछल रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर मिट्ठू की तरफ देखा। उन दोनों आदमियों को हरकत करते देखकर मैं चीख उठा, मिट्ठू, बच्चों! और फिर तहखाना एक बार फिर गूंज उठा। सीढ़ियों पर खड़ी हुई कांवरी ने भी उन दोनों को मिट्ठू पर हमला आवर होते देख लिया था और बौछाल इसने की थी। वो दोनों ठेर हो गए थे। मिट्ठू भी बदहवास होकर एक तरफ गिर गया था। मैं एक बार फिर मनीलाल की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो अब जमीन पर पुड़ा फलक रहा था। इसके जिस्म पर दरारें पड़ना शुरू हो गई थीं। इसकी खाल बंजर और खुश्क जमीन की तरह चटने लगी थी। मैंने तेज कदम उठाता हुआ करिश्मा के करीब पहुंच गया। अपने मनीलाल का अंजाम तो तुमने देख लिया, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, और ये बात मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि इसने अपने इस जहरीले इंजेक्शन का फार्मूला कहीं लिखा नहीं होगा। मैं इसकी फितरत समझ गया था। वो बहुत चालाक आदमी था। अगर इसने फार्मूला कहीं लिखा होता तो बहुत पहले तुम ही लोगों के हाथों मारा गया होता। ये फार्मूला ही इसकी जिंदगी की जमानत बना हुआ था, जिसे इसने अपने सीने तक महदूद रखा, और अब इसके साथ सब कुछ खत्म हो गया। मैंने ना सिर्फ अपने बेगुनाह हम वतनों को एक बहुत बड़े अजाब से बचा लिया है, बल्कि इस शहर के बासियों को भी एक इफरीत से नजात दिला दी है। करिश्मा पलक झपके बगैर मेरी तरफ देखती रही और फिर अचानक ही मुझ पर झपट पड़ी। भेड़िए की तरह गुर्राते हुए नोकीले नाखूनों से मेरा मुंह नोचने की कोशिश कर रही थी। मैं अपना चेहरा बचाने में तो कामयाब हो गया, मगर मेरी गर्दन इसके काबू में आ गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन छुड़ाने में कामयाब हो सका था, और फिर मैंने करिश्मा को उठाकर दूर फेंक दिया। वो चीखती हुई कई फुट दूर जमीन पर गिरी। वो उठकर फिर मेरी तरफ झपटी, मगर मेरा भरपूर थप्पड़ इसके मुंह पर लगा और वो चीखती हुई एक बार फिर थेर हो गई। मुझे तुम पर पहले भी शुबा था, और अब मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ, मैंने करिश्मा को बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इस मर्तबा वो जमीन पर पड़ी कराहती रही। मैंने इसे छोड़कर अपना हथियार उठा लिया और मेज पर पड़ी हुई शीशे की मुअत्तली का निशाना लेकर बटन दबा दिया। मुअत्तली चिकनाचूर हो गई और इसमें भरा हुआ सब्जी माइल सयाल भी बखर गया। मैंने पाऊ की ठोकर से मेज भी उलट दी और सयाल से भरी हुई सरिंजे पाऊ में मसल कर तोड़ डाले।